आज हम बात करेंगे भारत में संपत्ति के अधिकार के बारे में। ये एक ऐसा अधिकार है जिसकी कहानी हमारे संविधान के दिल में बसी है और ये हम सब पर, हर नागरिक पर सीधा असर डालती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूमता है। क्या सरकार किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है? अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब हमारे कानूनी इतिहास की कई परतों में छिपा हुआ है। तो आज के समय में वो संवैधानिक ढाल क्या है? वो है आर्टिकल 300A। जी हाँ, यही वो प्रोविजन है जो सरकार की शक्तियों और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाता है। तो आर्टिकल 300A क्या कहता है? ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है ये शब्द, कानून के अधिकार के बिना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सरकार अपनी मर्जी से, मनमाने ढंग से किसी की जमीन या घर नहीं ले सकती। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए एक वैलिड, फेयर और जस्ट कानून होना ही चाहिए। ये सरकार की पावर पर एक बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली रोक है। लेकिन, और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, ये अधिकार हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये इससे भी कहीं ज्यादा मजबूत था। तो फिर बदला क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक फंडामेंटल गारंटी से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बनकर रह गया। यहां जो फर्क दिख रहा है वो बहुत गहरा है। देखिए, 1978 से पहले प्रॉपर्टी का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) और 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन 1978 के बाद इसे नए आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब सुनने में ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन इसका कानूनी असर बहुत बहुत बड़ा था। तो सवाल ये है कि आखिर 1978 में ऐसा क्या हुआ? ये वो टर्निंग पॉइंट था जब सिर्फ एक अमेंडमेंट ने, एक संशोधन ने भारत में प्रॉपर्टी राइट्स की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 1950 में ये एक फंडामेंटल राइट था। फिर आया 1978 का 44th अमेंडमेंट। अब ये क्यों किया गया? ताकि सरकार लैंड रिफॉर्म्स जैसे सामाजिक कल्याण के कानूनों को आसानी से लागू कर सके, बिना अदालतों में बार बार चुनौती मिले। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट्स ने इस नए अधिकार को और भी मजबूती दी, जैसा हम 2011 के फैसले में देखते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, 44वें अमेंडमेंट ने एक व्यक्ति के प्रॉपर्टी राइट्स और स्टेट की पावर के बीच का जो बैलेंस था उसे पूरी तरह से बदल दिया। इससे स्टेट को पब्लिक पर्पस के लिए जमीन एक्वायर करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों को पूरी तरह से बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है तो आखिर ये कितना मजबूत है? इसकी असली ताकत आती है हमारी अदालतों से, हमारे कोर्ट से, जिन्होंने अपने फैसलों से इसे असली शक्ति दी है। अब देखिए, कोर्ट्स के रोल को समझने के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, एमिनेंट डोमेन। ये सरकार की वो पावर है जिससे वो पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन सिर्फ सही मुआवजा देने के बाद। और आर्टिकल 300A इसी पावर को कंट्रोल और लिमिट करता है। और ये दो केस दिखाते हैं कि कोर्ट्स ने इस अधिकार को कैसे मजबूती दी है। 2011 के केटी प्लांटेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित करना मनमाना नहीं हो सकता और पूरी प्रक्रिया फेयर होनी चाहिए। और फिर हाल ही में 2020 के इनके रविचंद्र केस में कोर्ट ने फिर जोर दिया कि आर्टिकल 300A में दी गई गारंटी को कमजोर नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर इन अदालती फैसलों से यह पक्का हो जाता है कि सरकार की एमिनेंट डोमेन की पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसे रूल ऑफ लॉ के तहत कंट्रोल किया जाता है और आर्टिकल 300A वो टूल है जो इस कंट्रोल को लागू करता है। ठीक है, तो ये सब कानूनी बातें असल दुनिया में क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि ये सब कुछ इंडिविजुअल प्रोटेक्शन और पब्लिक गुड, यानी सार्वजनिक भलाई के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस के बारे में है। तो ये पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? स्टेप 1, सरकार एक पब्लिक पर्पस तय करती है। मान लीजिए एक नया स्कूल या हॉस्पिटल बनाना है। स्टेप 2, फिर एक वैलिड कानून के तहत प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाता है। स्टेप 3, मालिक को फेयर कॉम्पेंसेशन यानी उचित मुआवजा दिया जाता है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, पूरी प्रक्रिया फेयर और जस्ट होनी चाहिए। यही है रूल ऑफ लॉ एक्शन में। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आर्टिकल 300A एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। ये देश के विकास की जरूरतों जैसे कि सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक व्यक्ति के अपनी संपत्ति पर अधिकार के साथ बैलेंस करता है।
ये एक तरह का समझौता है जो हमारे संविधान की आत्मा में बसा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि पब्लिक गुड और प्राइवेट राइट के बीच की वो लाइन आखिर खींची कहाँ जाए। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहेगी और आर्टिकल 300A इसी बहस के बिल्कुल सेंटर में है।